गलतियाँ अक्सर महंगी पड़ती हैं। कमज़ोर अगर गलती करे तो उसका खामियाजा उस तक या उसके परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन अगर ताकतवर गलती करे तो उसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। चूक बड़ी होगी तो उसका खामियाजा भी बड़ा ही होगा। कभी कभी तो ये गलतियाँ इतनी महंगी पड़ती हैं कि इनका खामियाजा पीढ़ियाँ तक भुगतती हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही गलती की जो कि 1986 में प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी से हुई थी। एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रही है। एक ऐसी गलती जिसने मात्र 2 लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली भाजपा को 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के करिश्मे तक पहुंचाया। बात 1985 की है, जब साहबानों से जुड़े हुए मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। इस फैसले ने किस तरह से भारतीय राजनीति को पलट के रख दिया, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया, तो कुछ गलत नहीं होगा। ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक में, लेकिन हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। बात 1932 की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक वकील साहब हुआ करते थे, बड़े नामचीन वकील साहब। नाम था मोहम्मद अहमद खान, जिसकी शादी 1932 में साहबानों के साथ होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वक्त गुजरता है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बाद 1975 में खान साहब एक कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर लेते हैं। यानी कि 43 साल बाद, अपनी पहली शादी के 43 साल बाद खान साहब दूसरी शादी कर लेते हैं। एक 59 साल की महिला 5 बच्चों सहित एक झटके में घर से बाहर हो जाती है, घर से बेघर हो जाती है। अब वकील साहब क्या करते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन साहबानों नियमित तौर पर हर महीने एक गुजारे भत्ते की मांग करती है। इसी को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। अब शादी के 3 साल बाद, यानी कि 1978 को, 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान अपनी बीवी, यानी कि पहली बीवी को 3 तलाक दे देते हैं और साफ मना कर देते हैं कि अब आगे एक भी पैसा मैं नहीं दूंगा। तलाक के बाद साहबानों ने मोहम्मद अहमद खान से हर महीने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। मोहम्मद अहमद खान ने यह दलील दी कि तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाक देने वाले पति की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद की नहीं। दरअसल भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है, यानी कि तलाक देने वाले पति की जिम्मेदारी 3 महीने तक ही देखरेख के लिए होती है, उसके बाद की नहीं। अब ये केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचता है। यहाँ से साहबानों के पक्ष में ये फैसला आता है, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फैसला साहबानों के पक्ष में आता है। आगे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मोहम्मद अहमद खान द्वारा दी जाती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जाती है कि जिस दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जिस गुजारे भत्ते की मांग की जा रही है वह मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ मामला है। इस केस की स्टडी के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। इस केस की बारीकी से स्टडी हो, इसके लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.बी. चंद्रचूड़ इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अध्यक्ष होते हैं। बारीकी से स्टडी होती है, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुनाती है, जिसमें वह आदेश देती है
कि साहबानों को हर महीने 179 रुपये गुजारे भत्ते के तौर पर मोहम्मद अहमद खान को देने होंगे। साहबानों के मामले के फैसले के साथ ही समान नागरिक संहिता पर सरकार से आगे बढ़ने की अपील करता है। हालांकि समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने के लिए सरकार को पहले भी कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे। हालांकि संविधान के आर्टिकल 44 में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। यहाँ से शुरू होता है असली खेल, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के पतन की पटकथा ही यहाँ से लिखी गई थी। इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला जाता है, और तिलमिलाता भी क्यों नहीं, उसके तो वजूद पर ही खतरा मंडरा रहा था, उसका तो वजूद ही खतरे में आ गया था। मुस्लिम संगठन इस बात का, इस फैसले का इसलिए विरोध करते हैं ये बताकर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस कानून, इस फैसले के जरिए दखलंदाजी हो रही है। अब मुस्लिम संगठन बड़े पैमाने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इसके अलावा पूरे देश में सेकुलर कही जाने वाली हर उस पार्टी ने इसका विरोध किया जो अपने आप को सेकुलर मानती थी। हालांकि राजीव गांधी इस फैसले के साथ शुरुआत में दिखे थे, लेकिन साल भर के भीतर ही राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, और 1986 में संसद में कानून पारित कर, मुस्लिम महिला कानून पारित कर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगते हैं। अब इसी दौरान 37 वर्ष पूर्व लगे ताले को खोलने का आदेश कोर्ट द्वारा दे दिया जाता है। उस समय जस्टिस KM पांडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश थे। हालांकि ये निर्णय राजीव गांधी सरकार के निर्देशानुसार ही था। अगर राजीव गांधी सरकार ये नहीं चाहती कि ताला खुलने का आदेश हो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में लगी थी, उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। वो भी चाहती थी कि ये आरोप जो लग रहे हैं इनसे पीछा छूटे। अब ताला खुलने का श्रेय राजीव गांधी सरकार को दिया जाने लगता है। 1989 में चुनाव होते हैं। इससे पहले 1980 में उत्तर प्रदेश की 425 विधानसभा सीटों में से 309 सीटें जीतकर और 1985 के चुनाव में 269 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद जब 1989 में ताला खुलने के बाद 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस मात्र 94 सीटों पर ही सिमट गई। अब ऐसा क्यों हुआ था? कांग्रेस ये मानती थी कि मुस्लिम नाराज हो गए हैं इसलिए पार्टी की हार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस की हार बोफोर्स घोटाले के कारण हुई थी। उस पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे, उसके कारण उसकी हार हुई थी, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि ताला खुलने से मुस्लिम नाराज हो गए हैं, उस वजह से उसकी हार हुई है। इस पराजय के दर्द ने, इस हार के दर्द ने कांग्रेस को मंदिर विरोध के रास्ते पर धकेल दिया। खुलने से बीजेपी इस मसले को लपक लेती है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लग जाती है। आंदोलन बड़ा रूप ले लेता है और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ कल्याण सिंह सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारों को तत्काल रूप से बर्खास्त कर दिया गया। राजीव गांधी सरकार की वो गलती, या फिर ये कहें कि ऐतिहासिक गलती, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
पलट दिया। यहाँ से राजीव गांधी सरकार पर या कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए मंदिर का जो ताला खुला था 1986 में, उसका श्रेय राजीव गांधी को दिया जाने लगता है। उसके बाद जो चुनाव 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए, उसमें कांग्रेस की हार ने एक और संशय पैदा किया। कांग्रेस के भीतर की जो हार हुई है वो मंदिर का ताला खुलने के कारण हुई है। ये और एक सरदर्द कांग्रेस के लिए उस समय बना था। यहीं से ये राजनीति पलटती है। किस तरह से साहबानों के केस ने, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, उसको राजीव गांधी सरकार पलट देती है। यहाँ से कांग्रेस के पतन की शुरुआत होती है, यानी कि एक बड़ी भूल होती है और उस बड़ी भूल का खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रही है। 1985 में साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए थे। 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। यहाँ से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। यहाँ से मुस्लिम तुष्टीकरण के कांग्रेस पर आरोप लगने लगे। अब इन आरोपों से बचने के लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते ताला खुलने के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, भव्य पूजा समारोह होता है। उसके कुछ समय पश्चात यानी कि 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें कांग्रेस मात्र 94 सीटों पर सिमट जाती है। कांग्रेस अपने विश्लेषण में ये मानती है कि उसकी हार मुस्लिमों के नाराज होने से हुई है और मुस्लिम ताला खुलने से नाराज हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस की हार बोफोर्स घोटाले के आरोप लगने के कारण हुई थी। 1989 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हार के बाद से ही कांग्रेस मंदिर विरोध के रास्ते पर उतर जाती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के काल्पनिक होने के एफिडेविट तक कांग्रेस ने लगाए। बीजेपी के लिए अयोध्या मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा हमेशा से रहा था। यानी कि उसने राजनीति के लिए भले ही उसको इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसने ये भी ख्याल रखा कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी मुद्दा है। और इसके लिए सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद, असंख्य बलिदानों के बाद, अब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर भव्य मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। विवादित ढांचा 1992 में गिराया गया था। उसके बाद 1993 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1991 में जो चुनाव हुए थे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, जिसमें 68 सीटों वाली विधानसभा में 68 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज करके भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। चाहे वह उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जिसमें 221 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने ये अपने फायदे के लिए भले ही इस्तेमाल किया हो, लेकिन कांग्रेस इस मायने में पछड़ती रही और मंदिर आंदोलन के बाद से ही ये मुद्दा बीजेपी ने इस मुद्दे का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। गिरने के बाद 1993 में हुए चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 425 सीटों में से 177 सीटें ही मिल पाई, जबकि 1991 में हुए चुनावों में 221 सीटें जीतकर उसने अपनी सरकार बनाई थी। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर हुआ था। 1990 में हुए चुनावों में
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 68 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें मिली थी, यानी कि प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। जबकि बावरी ढांचा गिरने के बाद 1993 में मात्र 8 सीटों तक सिमट गई थी, 8 सीटों पर ही सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता तो फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था 1993 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह विवाद ढांचे के गिरने के बाद जिस तरह से भाजपा की हार हुई, इस तरह तो लगता है कि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए था। राष्ट्र विरोधी ताकतें किस प्रकार से दुष्प्रचार करती हैं, यह 1992 के बाद देखने को मिला। 1992 में विवाद ढांचा गिरने के बाद प्रस्तावित स्थान पर राम मंदिर के शिलान्यास का पूजन अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति कामेश्वर चौपाल ने किया था, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों ने ये प्रचार किया कि ये आरएसएस वाले हैं। 1992 के पहले और बाद के परिणाम जो आज हम देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने मंदिर विरोध का रास्ता अपनाया, बीजेपी ने मंदिर आंदोलन का रास्ता अपनाया। दोनों का फर्क और परिणाम आप देख सकते हैं। कांग्रेस आज पतन की ओर है और बीजेपी आज अर्श से कभी 2 लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली भाजपा आज पूरे देश पर राज कर रही है और अर्श से